Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. We are on page number 139 and the titles है काम यानी शांति, रूल्स यानी शासन करता है. जापान consistently दुनिया की 10 पीसफुल देशों में गिना जाता है. ग्लोबल पीस इंडेक्स जो डेनियल डेमेत्रू ऑफ टेलीग्राफ रिसेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि टोक्यो में भी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा शांत है. एफिशिएंट रिदम है जो उसकी स्प्रॉलिंग डायमेंशंस के अंदर रहती है. क्योटो की जो मूवमेंट है एक डिफरेंट रिदम की तरह है, जहाँ पे रिवर साइड में चेरी के ट्री हैं जो एकदम जैसे लगता है कि फूलों के बादल हो गए हो. जेन गार्डन्स हैं, सैंड है, हाइकू इंस्पायर्ड रॉक फॉर्मेशंस हैं. रेलवे सबवेज जो हैं बिल्कुल पैक्ड है. नॉइजी पार्लर्स हैं, बहुत सारी लाउड पब्लिक अनाउंसमेंट होती हैं, लेकिन उसके बाद में भी अंडरलाइंग काम है, शांति है, जो आपको इनवाइट करती है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, डीपली ब्रीथ कर सकें. कुछ ये भी कह सकते हैं कि भाई इसका कारण ये है कि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, श्राइन्स हैं. सिर्फ क्योटो के अंदर 2000 हैं. हर जगह छोटे छोटे प्राकृतिक जगह भी हैं. आप ये भी कह सकते हो कि भी जैपनीज़ जो एस्थेटिक सेंस है वो इस देश को लेके जाती है, जहाँ पे स्टिलनेस है, सिंप्लिसिटी है और खूबसूरती है अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस के अंदर भी. लेकिन बहुत लोग ये करेंगे कि जिस तरह से लोग आपस में एक दूसरे से बिहेव करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसका भी कारण है कि देश बिल्कुल शांत रहता है. राइटर कहता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में हम बेटर कोप करना चाहते हैं, बेटर डिसीज़न चाहते हैं, हम सीरीन रहना चाहते हैं, एक दूसरे से बेटर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये हमें जब हमारी अवस्था में शांति होती है तो हम बेटर कर पाते हैं. माइंड बॉडी दोनों के लिए अच्छा है अगर हम अपने सिस्टम को फ्लड नहीं करें स्ट्रेस हार्मोन्स के साथ, जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो या चैलेंजिंग हो. पेज नंबर 140 के ऊपर राइटर कहता है कि हाँ, ज़िंदगी में वो समय आएगा जब एक्साइटमेंट होगी, यूफोरिया होगा, एक्सिलरेशन ऑफ जॉय होगा, इवन नर्वस एंटिसिपेशन भी होगी. लेकिन इस तरह की एक्सट्रीम इमोशन अगर आप अंदर से हर पल में शांत होते हैं तो वो रेयरली एग्जिस्ट करती है और वो हमारी एक एक्सपीरियंस जो है ज़िंदगी का उसका हिस्सा बन के रहती है. लेकिन गहराई से हम शांत ही होते हैं. अगर हम एक्सट्रीम इमोशंस के साथ में ज़िंदगी को जीते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, और वो भी एक्सटेंडेड टाइम तक, ये बहुत ही थकाने वाला है, एग्जॉस्टिंग है. एक तो जीवन जीने का डेली स्ट्रेस, उसके ऊपर से ये एक्सट्रीम इमोशंस और अनसर्टेनिटी, ये लाइफ में कियोस क्रिएट करती है. काम यानी शांति एक तरह का वेलकम टॉनिक है जो हमारी ज़िंदगी में बैलेंस लाता है, क्लैरिटी लाता है, सिरेनिटी लाता है और एक शांत जीनियस लाता है. और ये हमें रिमाइंड करता है कि भैया इस लाइफ के अंदर हर चीज़ अनित्य है, इम्परमानेंट, इम्परफेक्ट है, सब में कुछ ना कुछ त्रुटि है, इनकम्प्लीट है, उधारा है. और एनकरेज करता है हमें कि हम ढूंढें सिंप्लिसिटी एंड सिरेनिटी जहाँ पे भी हम ढूंढ पाए. राइटर रियल लाइफ एग्जाम्पल देती है पेज नंबर 141 पे, जहाँ पर वो फीफा वर्ल्ड कप 2002 की बात कर रही है. इसको वो शी वॉज देयर एज एन इंटरप्रेटर को होस्टिंग वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट सपोर्टिंग इवेंट. इनएविटेबली बहुत सारे ऑपरेशनल पॉलिटिकल चैलेंज और डेलिकेट नेगोशिएशंस को जापान में लेकर आया. उसके बाद में भी कोई रेयर मीटिंग होगी ऐसी जिसके अंदर जापानीज़ ऑफिशियल्स एंड देयर यूरोपियन एंड अमेरिकन काउंटर पार्ट्स ने वॉइस को रेज़ किया फ्रॉम द जापानीज साइड. राइटर कहती मैंने एक उस समय ये सीखा कि कीमत शांत कम्युनिकेशन की. लोगों के ओपिनियन फ़र्क थे, ऐसा लग रहा था कि भैया ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म होने वाली नहीं है. बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस थी क्योंकि क्रॉस कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बहुत सारी काम था. लेकिन सारे इश्यूज़ रिजॉल्व किए गए वर्बल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ का, कामली, द हेल्प ऑफ स्किल्ड एंटरप्रेटर्स और जेंटल वे. हम सब चाहते हैं कि लोग हमें सुने, हमें समझें. अगर हम शांत रहते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं तो ये हमें बेटर हेल्प करता है.
जब कोई हमसे एग्रेसिव ढंग से बात करता है, हम अपनी ओपिनियन को हमारे ऊपर फोर्स करता है, हमें कुछ हर्टफुल कहता है, और स्पेशली जिससे हम बहुत ही स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, तो हमारे पास चॉइस है। हम रिएक्ट करें कि वो नेगेटिव एनर्जी एग्रेशन और बढ़े, और हम चूज़ करें कि हम बिल्कुल शांति से रिस्पॉन्ड करें, इस ढंग से शांति से रिस्पॉन्ड करें कि वहाँ पर एक कंसिडर्ड डिस्कशन हो, आर्ग्यूमेंट ना हो, और इवन क्लोजर ऑफ द कॉन्वर्जेशन हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि एग्री ही करना है हर बार, या उसकी बात को सुन के उसको गिव इन करना है, लेकिन शांति को जब हम एज अ टूल यूज़ करते हैं फॉर बेटर कन्वर्जेशन, और अवॉइड करते हैं एडिशनल स्ट्रेस। यहाँ पे ना शब्दों से ज़्यादा हम अपने कम्युनिकेट करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेस का एक्सप्रेशन, हमारी टोन की वॉइसेस, हमारी एनर्जी, और ये डिपेंड करता है कि हम इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करना चूज़ करते हैं। हम बातों के लिए ओपन अप हो रहे हैं, हम बिल्कुल शट डाउन कर रहे हैं। और ये याद रखिए कि जब कोई अभी व्यक्ति शट कर देता है ना कि बस ठीक है, वो अपने आप को वहाँ से विड्रॉ करता है, तो फिर उन्हें कुछ नहीं सुनाई देता कि दूसरा क्या कह रहा है। अगर आप अपने आप को एक नेगेटिव एनर्जी के अंदर अलाउ करते हो कॉट अप होना ना, तो आपको कोई भी व्यक्ति सुनाई नहीं देगा। ऐसे कहती है जो बहुत ही, और ये बहुत ही पावरफुल बात है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, वो कहती है जापान में मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सीखी कि आप बहुत शांति से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं, और ये जो महसूस कर रहा है इसे इनैक्ट नहीं करते हैं। इसे अगर गुस्सा है तो आप कह सकते हो कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि उस गुस्से को इनैक्ट करते हो। तो अगर कोई आपको एंग्री फील करा रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बिना शाउट किए। किसी को आप बता सकते हैं कि भैया मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, उसके ऊपर स्नैप करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन डू दैट, आप ये समझ लीजिए कि आप सब लोगों से बेटर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बेटर ज़िंदगी जी रहे हैं। जब हम बात करते हैं जापानीज़ लोगों की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पीकिंग, बहुत कुछ जाता है शब्दों के अलावा भी। उनकी लेवल ऑफ पोलाइटनेस, उनकी डेप्थ ऑफ बोइंग, उनका एटमॉस्फेयर जिसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग को शेयर करते हैं, कोई शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे। बहुत मुश्किल है इस बॉडी लैंग्वेज, इस पोलाइटनेस को ट्रांसलेट करना, लेकिन जो एक वैल्यूएबल चीज़ हम वहाँ से सीख सकते हैं और अपने साथ अपने जीवन में ले सकते हैं, वो है सेंसिटिविटी, पेशेंस, सच में सुनना, एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स। पेज नंबर 142 पे लिखा है लेसन्स फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग। पूरे बुक के अंदर अगर आपने ये रियलाइज़ किया हो कि बुक जहाँ जहाँ राइटर जा रही है और वहाँ से जो भी वो अपनी ज़िंदगी में सीख रही है हमें एक्सप्लेन कर रही है, और वो एक ऐसे मोमेंट को याद करके आपको बता रही है कि आई कैन रिमेंबर क्लियरली एक प्रिसाइज मोमेंट जब मैंने एक मिस्टेक की। ज़िंदगी का एक दिन वो था कि जिस समय मेरे पास मैं बहुत सारी चीज़ें एक बहुत लॉन्ग लिस्ट में करना चाह रही थी। मेरी बड़ी डॉटर जो है वो द वर्ड यूज़ हैंगिंग ऑफ माई आर्म मीन्स वो लटकी हुई थी। मेरी छोटी बेटी मेरे कोई पाँव के नीचों से अपने जूते खोज रही थी। मैं एक क्वाइट मोमेंट भी की वेट कर रही थी, अपनी बुकिंग्स को कंप्लीट कर रही थी। मेरे ट्रिप से पहले मैं आई वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम यहाँ वहाँ, और मैं इसी के अंदर मैंने डिसाइड किया आई विल गो अहेड। और वीक लेटर जब मैं हॉट स्प्रिंग्स में पहुँची गयाशी अपनी ओवरनाइट फ्लाइट से थकी हुई लॉन्ग ट्रेन जर्नी से, ये नगानो के एक बहुत रिमोट पार्ट में ड्यूटी मैनेजर ने मुझे एक बहुत ही फ्रेंडली हॉट ब्लैक बीन टी पीने को दी। तो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा पजलमेंट में था कि भाई तुम्हारा ट्रैवलिंग कंपेनियन कहाँ है। मैंने बोला नो इट्स जस्ट मी। तो मैंने ये पता लगा कि मैंने वहाँ के लिए 2 जनों के पैसे दे दिए थे ट्विन शेयरिंग के, और वो पैसे देने के बाद में भी मेरा कोई फूड इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था, और अब बहुत लेट था कि शेफ़ को ऑलरेडी बता दिया गया था कि भाई कितने लोग खाना खाएंगे। और राइटर कहती है अगर आप जापान में हो ना तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि एक एक्सपीरियंस जब आप अपनी थकी हुई बॉडी को एक हॉट स्प्रिंग में डिप करते हो, फिर क्योटा एक कॉटन किमोनो में ड्रेस होकर आप फीस्ट एक बहुत मज़ेदार खाना खाते हो जो कि केयरफुली प्रिपेयर्ड होता है लोकल डिशेस के साथ में। फूड इज़ हाफ द पॉइंट,
वहाँ पे कोई भी सिर्फ रूम बुक नहीं करता है कि जो कि राइटर ने किया। ड्यूटी मैनेजर था, ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प द राइटर कि भाई नीचे में खाना मिलेगा, वहाँ पे खा लो। राइटर बहुत ही शैटर्ड थी। बाहर स्नो था 1-1 फुट बड़ा, ऊपर तक फैला हुआ। वो श्योर थी कि हॉट बाथ में सोक करने के बाद में वो इतनी बर्फ़ के अंदर एक नूडल्स का बाउल खाने को नहीं जाना पड़ेगी, जबकि बाकी सारे जने होटल के अंदर बहुत ही बढ़िया पकवान खा रहे हो। तो उसी की थी, इसको जानने से तो कुछ नहीं होगा। फिर कहती मेरी दिमाग के अंदर अब एक चैटर शुरू हुआ, तुम क्यों नहीं कंसंट्रेट कर सकती थी 5 मिनट के लिए? राइट बुकिंग नहीं करी, पहले तुमने गलत बुकिंग कर ली, तुमने डिटेल्स को पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करी? जनरली मैं एक लॉजिकल बंदी हूँ, लेकिन समटाइम्स कियोस जो होते हैं ये हमारी लाइफ का एक हमारे ऊपर हमारे पर हावी हो जाते हैं। होता है ना हमारी ज़िंदगी के अंदर कि हम बिना सोचे समझे, मैं तो बहुत करती हूँ, मैंने तो कई बार फ़्लाइट भी मिस कर दी बिकॉज मैंने डिटेल ध्यान से नहीं पढ़ी है। राइटर कहती है विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेरी जो जैपनीज़ है वो उस वक्त किक इन करी और मैंने बहुत सारी अपॉलोजी की और मैंने उसको बोला कि भाई ये सारी मेरी गलती है, मुझे इस चीज़ के लिए अटेंशन पे करनी चाहिए थी। आई हैव मेस्ड अप द अरेंजमेंट, आई एम सॉरी टू कॉज यू एम्बेरसमेंट ऑफ दिस मिक्सअप। तो कहती था कि जिस ढंग से मैं जैपनीज़ बोल रही थी, जो मेरी टोन की वॉइस थी, मेरी एक्स्ट्रा पोलाइट लैंग्वेज थी, मेरी बॉडी लैंग्वेज जो बिल्कुल ड्यूटी मैनेजर को कॉपी कर रही थी, बिल्कुल अपोलोजाइजिंग, फस नहीं क्रिएट करना, शायद ड्यूटी मैनेजर को दोबारा सोचने पे उसने मजबूर किया। और उसने बोला भी आप बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ, केक लेके आता हूँ, मैं अपने ऑफिस में जाके देखता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कहता मैंने भी चाय पूरी पी भी नहीं थी कि ही नील्ड बिसाइड मी और उसने दोबारा से मुझे अपोलोजाइज़ किया और उसने बोला कि शेफ़ आपके लिए एक एक्सेप्शन करेगा, आप इतनी दूर से आए हैं, आई एम वेलकम टू हैव रात को 12 कोर्स मील जो है ऑन द हाउस टू द होटल खाने के लिए। ह्यूमिलिटी एंड जेंटलनेस आर मेट विथ ह्यूमिलिटी एंड जेंटलनेस, नो ड्रामा नो स्ट्रेस, मीन्स आपकी हम्बलनेस, आपकी विनम्रता को विनम्रता ही मिलेगी। राइटर जब रात को खाना खा रही थी तो वो साइलेंटली प्रेयर कर रही थी, शुक्राने दे रही थी उस शेफ़ को जिसने केयरफुली इतना बढ़िया डिलीशियस खाना बनाया था। राइटर अपने आप में ये सोच रही थी कि हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स अपनी ज़िंदगी के किसी भी प्रॉब्लम में हमें एक लॉन्च करता है जहाँ पे हम रिएक्शन देते हैं विद द एंगर, ब्लेम, स्ट्रेस। ये हमें कभी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद नहीं करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका चिल्लाने का दिल करे, जब ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट हो, तब ये 3 क्वेश्चंस आप ज़रूर लेकर आए अपनी लाइफ में। टेक अ डीप ब्रेथ एंड आप अपने आप से पूछें हाउ डू आई रियली फील, कैसा महसूस कर रही हूँ अभी। जब मेरे को गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन है, पर उसके अंदर मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। एक्चुअली शायद अंदर अकेलापन, डर, गिल्ट, सैडनेस है। जब आप ये महसूस करेंगे ना तो जो इसके अंदर से गुस्सा है आपकी इनिशियल रिस्पॉन्स की तरह, वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। दूसरा प्रश्न अपने से पूछिए ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ये जो सामने वाला व्यक्ति मुझसे जो भी कह रहा है वो क्यों कह रहा है। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, तो वो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के अंदर। अगर आप उस व्यक्ति से सहमत नहीं भी हैं, ये आपको हेल्प करेगा टू काम डाउन और रिस्पॉन्ड करने में इन मच मोर इफ़ेक्टिव वे। आप ये पूछें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मैं ऐसा क्या महसूस कर रहा हूँ जिसके कारण मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जो कहना चाह रहे हैं, क्या आप एक रास्ता खोज रहे हैं ताकि जो भी ये सिचुएशन है इसके बियॉन्ड मूव कर सकें, या आपकी जो ईगो है वो स्कोर सेटल करना चाह रही है और आर्ग्यूमेंट को विन करना चाह रही है। जब हम फोकस करते हैं म्यूचुअल रेजोल्यूशन पे इंस्टेड ऑफ कंपटीशन और मैनिपुलेशन, ये आपको अलाउ करता है कि आप सिचुएशन को ज़्यादा शांति से डील करें और रिजॉल्व करें क्विकली। नेक्स्ट टाइम जब आपको गुस्सा आए ना तो आप इन प्रश्नों को अपने दिमाग में ला के सोचेंगे तो आप ये देखोगे कि आप अपने बच्चों पे, पार्टनर पे, कोलीग्स पे स्नैप नहीं कर पाओगे। आप ये देखोगे कि क्या आप चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं शांतिपूर्वक ढंग से। आप ये भी नोटिस करोगे कि आप कितना डिफरेंटली फील करते हो।
अपने वाबी साबी दुनिया के अंदर अपने सारे रिलेशनशिप्स के साथ में आप जब अगर देखोगे तो आप ये देखोगे कि अब आपके रिलेशन कितने डिफरेंट लग रहे हैं विद दिस पर्सपेक्टिव, विद दिस धारणा। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को कंक्लूड करें, आई थिंक वी शुड स्पेंड टुडेज टाइम कि हम रियल में देखें कि हम आर्ग्यूमेंट को विन करना चाह रहे हैं, कि हम दूसरे के व्यक्ति की चीज़ों को समझते हैं। और ये 3 प्रश्न जो हमें राइटर ने बताए हैं, अभी जब मैं इसको पढ़ रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे मेरी लाइफ के रिसेंट में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे हमने जब कॉन्वर्जेशन की है तो वहाँ पे ये जानने की कोशिश नहीं की कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग आ रही है ना, तभी दिल कर रहा है कि यार चल दोस्ती यारी करें दोबारा। लड़ाइयाँ तो नहीं हुई, लेकिन हाँ चिक चिक तो हुई है। बस जैसे इस ऑडियो को बंद करूँगी, सबसे पहले अपनी डॉटर से बात करूँगी, जो बहुत अपसेट थी, और उसके अपसेट से मैं बहुत अपसेट थी। फिर हम दोनों एक दूसरे से अपसेट रहे। थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग